तारीख थी 17 अप्रैल 2026। ये वो तारीख थी जब मोदी सरकार को 12 सालों में पहली बार झटका लगा था। उस दिन लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान हो रहा था। वोटिंग पूरी हुई, नतीजे सामने आए और सरकार के पक्ष में अपेक्षित समर्थन नहीं जुट पाया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में कहा, आज हमारे पास पर्याप्त संख्या नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार गए। जाहिर है 12 सालों में जो नहीं हुआ था वो जब हुआ तो बहुत कुछ एहसास हुआ होगा। जैसा कि आपको मैंने बताया, प्रधानमंत्री मोदी के लंबे राजनीतिक कार्यकाल में यह पहली बार था जब सरकार के द्वारा लाया गया कोई बड़ा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में आवश्यक समर्थन हासिल नहीं कर सके। लेकिन आखिर यह बिल था क्या? इसे लेकर इतना विवाद क्यों खड़ा हुआ और क्यों कहा जा रहा है कि आने वाले समय में मोदी सरकार अब इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है? नमस्कार, मैं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय टीवी का स्पेशल सेगमेंट बिहाइंड द न्यूज। दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र में संसद सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं होती, बल्कि यही तय होता है कि आने वाले सालों में देश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। 17 अप्रैल को जो कुछ हुआ उसे कई राजनीतिक विश्लेषक सिर्फ एक असफल वोटिंग नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति की बड़ी लड़ाई का शुरुआती अध्याय मान रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि संविधान संशोधन बिल के पास कराने की प्रक्रिया आखिर होती क्या है। दोस्तों, भारत का संविधान सामान्य विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों के बीच स्पष्ट अंतर करता है। किसी साधारण कानून को पारित करने के लिए साधारण बहुमत काफी होता है, लेकिन जब बात संविधान में बदलाव की तब नियम कहीं ज्यादा सख्त हो जाते हैं। संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सांसदों के कम से कम 2/3 समर्थन की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि सरकार के लिए वोटिंग बेहद अहम थी। उस दिन सदन में मौजूद सांसदों की संख्या के हिसाब से सरकार को लगभग 326 वोटों की जरूरत थी, लेकिन मतदान समाप्त होने के बाद सरकार के पक्ष में केवल 278 वोट ही आए। नतीजा यह हुआ कि विधेयक आवश्यक समर्थन हासिल नहीं कर सके और वहीं अटक गया। हालांकि बात यहीं खत्म नहीं। वोटिंग के बाद अगले कुछ सप्ताह में देश की राजनीति में ऐसे घटनाक्रम देखने को मिले जिन्होंने राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल कर रख दिया। वोटिंग के ठीक एक सप्ताह के बाद 24 अप्रैल को अचानक आम आदमी पार्टी के कई राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने की खबर सामने आई। राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चा हुई। इसके बाद 14 जून को एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों ने एक अलग राजनीतिक रास्ता चुनने का फैसला किया। फिर 17 जून को महाराष्ट्र से भी राजनीतिक उठापटक की खबरें आई। शिवसेना के भीतर चल रही खींचतान एक बार फिर सुर्खियों में आ गई और कुछ सांसदों ने अपना नया राजनीतिक रुख सार्वजनिक कर दिया। सिर्फ लगभग 2 महीनों के भीतर कई राज्यों की राजनीति में हुए इन बदलावों ने यह संकेत देना शुरू कर दिया कि संसद के अंदर संख्या बल का गणित पहले जैसा नहीं रहने वाला। लेकिन अब पहले आपको बता देता हूं कि आखिर यह बिल था क्या जिसके लिए इतना राजनीतिक संघर्ष देखने को मिला। दरअसल 16 अप्रैल को सरकार सदन में 3 आपस में जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आई थी। पहला था 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026, दूसरा था डिलिमिटेशन बिल 2026 और तीसरा था यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। इन तीनों विधेयकों का मूल उद्देश्य देश में संसदीय प्रतिनिधित्व की संरचना में बड़े बदलाव करना था। सरकार का प्रस्ताव था कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 तक की जा सकती। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार इनमें से 815 सीटें राज्यों को और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों को मिल सकती। सरकार का तर्क था कि देश की आबादी में पिछले कई दशकों के दौरान बड़ा बदलाव आया, ऐसे सदन में जनता का प्रतिनिधित्व भी उसी अनुपात में होना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया का आधार 2011 की जनगणना को बनाया गया था, यानी सीटों का नया बंटवारा राज्यों की जनसंख्या के अनुसार किया जाना प्रस्तावित था। सरकार ने इसके पीछे एक और बड़ा तर्क दिया। साल 2023 में संसद ने महिला आरक्षण कानून पारित किया था। इस कानून के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में
महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। लेकिन इस कानून को लागू करने से पहले परिसीमन यानी डीलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक माना जाता था। सरकार का कहना था कि जब तक नई सीटों का निर्धारण नहीं होगा तब तक महिला आरक्षण कानून को पूरी तरह लागू करना संभव नहीं होगा। सुनने में तर्क काफी सीधा और तार्किक लगता है, लेकिन असली विवाद यहीं से शुरू होता है, क्योंकि सीटों का नया बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होना था और यहीं से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सालों पुरानी बहस फिर से सामने आ गई। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की आबादी पिछले दशकों में अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ी है। यदि सीटों का बंटवारा पूरी तरह जनसंख्या के आधार पर किया जाता है तो इन राज्यों को संसद में पहले से कहीं अधिक सीटें मिल सकती हैं। इसका सीधा मतलब होगा कि लोकसभा में इन राज्यों का राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ जाएगा। दूसरी ओर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कुछ दूसरे दक्षिण भारतीय राज्यों ने लंबे समय तक जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों पर काम किया। इन राज्यों का तर्क है कि यदि केवल जनसंख्या को आधार बनाया गया तो उनकी संसदीय हिस्सेदारी घट सकती है। यानी जिन राज्यों ने परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण को गंभीरता से लागू किया, उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि दक्षिण भारत के कई राजनीतिक दल इस प्रस्ताव को लेकर चिंता जाहिर करते रहे। दिलचस्प बात यह है कि ये विवाद कोई नया नहीं। साल 1976 में भी इसी तरह की आशंकाओं को देखते हुए परिसीमन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। बाद के सालों में इस मुद्दे को टालने के पीछे प्रमुख कारण उत्तर और दक्षिण भारत के बीच जनसंख्या असंतुलन ही बताया जाता है। लेकिन अब एक बार फिर ये सवाल राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ चुके हैं और यही वो बिंदु है जहां से इस पूरी कहानी का राजनीतिक संघर्ष शुरू होता है। अब सवाल यह है कि आखिर ये बिल लोकसभा में पास क्यों नहीं हो पाया। इसके पीछे सिर्फ संख्या की कमी नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक गठजोड़ भी खड़ा था। जब सरकार इस बिल को लेकर संसद में पहुंची, तब विपक्ष पहले से ही इस मुद्दे पर एकजुट दिखाई दे रहा था। कई विपक्षी दलों का मानना था कि डीलिमिटेशन का मौजूदा मॉडल देश के राजनीतिक संतुलन को बदल सकता है, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों के लिए। इसी वजह से समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने मिलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उस समय समाजवादी पार्टी के पास 37 सांसद थे, टीएमसी के पास 28 सांसद थे और डीएमके के पास 22 सांसद थे। इन दलों ने मिलकर एक मजबूत राजनीतिक दीवार खड़ी कर दी। जब वोटिंग शुरू हुई तब सरकार को उम्मीद थी कि कुछ क्षेत्रीय दल तटस्थ रहेंगे या मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन विपक्ष ने अपेक्षा से कहीं ज्यादा मजबूती दिखा दी। नतीजा ये हुआ कि सरकार आवश्यक 2/3 बहुमत तक नहीं पहुंच पाई। यहीं से कहानी में नया मोड़ आया, क्योंकि वोटिंग खत्म होने के बाद विपक्ष को लगा कि उसने एक बड़ी राजनीतिक जीत हासिल कर ली। लेकिन अगले कुछ हफ्तों में हालात तेजी से बदलने लगे। सबसे पहले नजर गई राज्यसभा पर। 24 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के कई सांसदों के बीजेपी के साथ जाने की खबरों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी। इसके बाद पश्चिम बंगाल से लगातार ऐसी खबरें आने लगी कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि अगर टीएमसी के भीतर टूट बढ़ती है तो उसका सीधा असर संसद में विपक्ष की ताकत पर पड़ेगा। फिर जून का महीना आया और राजनीतिक घटनाक्रम और तेजी से बदलने लगे। 14 जून को एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने पूरे विपक्ष को चौंका दिया। कई सांसदों ने अपनी राजनीतिक दिशा बदलने का फैसला किया और देखते ही देखते संसद के अंदर संख्या का पूरा गणित बदलने लगा। इसके कुछ ही दिन बाद महाराष्ट्र में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई। 17 जून को शिवसेना की अंदरूनी लड़ाई एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गई। कुछ सांसदों ने अपना नया राजनीतिक रुख स्पष्ट कर दिया और इसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि आने वाले समय में संसद के भीतर शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। दरअसल संविधान संशोधन विधेयक की सबसे बड़ी ताकत संख्या होती है। अगर संख्या बदलती है तो पूरा खेल बदल जाता है। यही वजह है कि सरकार और विपक्ष दोनों की नजर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी पर नहीं, बल्कि सांसदों की वास्तविक संख्या पर टिकी हुई थी। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को कुल 293 सीटें मिली थी। सरकार बनाने के लिए संख्या पर्याप्त थी। सामान्य कानून पारित करने के लिए भी संख्या काफी मजबूत मानी जाती है। लेकिन संविधान संशोधन की स्थिति बिल्कुल अलग होती है। लोकसभा में उस समय प्रभावी संख्या 540 मानी जा रही थी, क्योंकि 3 सीटें खाली थी।
अब यदि प्रभावी संख्या 540 हो तो 2/3 बहुमत का आंकड़ा 360 तक पहुंच जाता है। यानी सरकार को किसी भी हाल में 360 सांसदों का समर्थन चाहिए था। यहां से असली गणित शुरू होता है। एनडीए के पास 293 सांसद पहले से मौजूद थे। इस हिसाब से सरकार बहुमत के आवश्यक आंकड़े से 67 सीटें पीछे थी। यानी रास्ता आसान नहीं था। लेकिन राजनीति में हालात कभी स्थिर नहीं रहते। अगले कुछ हफ्तों में जो घटनाक्रम हुआ, उन्होंने इस अंतर को तेजी से कम करना शुरू कर दिया। विपक्ष के कई दलों के भीतर असंतोष की खबरें सामने आई। कुछ सांसदों के राजनीतिक रुख बदलने की चर्चाएं शुरू हो गई और कुछ क्षेत्रीय दलों को लेकर ये अटकलें लगने लगी कि वो भविष्य में सरकार के प्रति नरम रुख अपना सकते। यही वजह थी कि जो अंतर पहले 67 सीटों का दिखाई दे रहा था, वो धीरे धीरे कम होता नजर आने लगा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार बदलते घटनाक्रमों के बाद ये दूरी काफी घट चुकी थी। यानी जिस बिल को कुछ महीने पहले लगभग असंभव माना जा रहा था, वो अचानक फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया। उधर राज्यसभा का गणित भी सरकार के लिए पहले की तुलना में ज्यादा अनुकूल दिखाई देने लगा। संविधान संशोधन विधेयक को केवल लोकसभा से पास कराना पर्याप्त नहीं होता, उसे राज्यसभा में भी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि सरकार दोनों सदनों के आंकड़ों पर एक साथ नजर बनाए हुए थी। इसी बीच दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा तेज हो गई। कहा जाने लगा कि सरकार केवल डिलिमिटेशन बिल पर ही नहीं, बल्कि एक और बड़े संवैधानिक बदलाव की तैयारी कर रही। ये था वन नेशन वन इलेक्शन, यानी पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने का प्रस्ताव। अगर ऐसा कोई कानून लाया जाता है तो उसके लिए भी संविधान संशोधन जरूरी होगा और संविधान संशोधन के लिए फिर वही 2/3 बहुमत चाहिए होगा। यानी सरकार के लिए ये सिर्फ एक बिल की लड़ाई नहीं थी, ये आने वाले सालों के राजनीतिक एजेंडे की लड़ाई भी बन चुकी थी। अब सवाल ये था, क्या एनडीए वास्तव में बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल कर पाएगा, और अगर हाँ, तो बची हुई सीटें आखिर आएंगी कहां से? और इसी सवाल के साथ असली खेल अब शुरू होने वाला था, क्योंकि बिल गिर चुका था लेकिन सरकार ने उसे छोड़ा नहीं था। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में एक सवाल लगातार घूम रहा था, क्या एनडीए दोबारा ये बिल लेकर आएगा, और अगर आएगा तो बहुमत का इंतजाम कहां से होगा? याद रखिए, संविधान संशोधन कोई सामान्य बिल नहीं होता। यहां सिर्फ सरकार होना काफी नहीं, यहां संख्या चाहिए और बड़ी संख्या चाहिए। यही वजह है कि वोटिंग खत्म होने के बाद भी राजनीतिक गतिविधियां थमी नहीं, बल्कि कई जानकारों का मानना है कि असली कोशिशें तो उसके बाद शुरू हुई। सरकार के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य था किसी तरह 2/3 बहुमत तक पहुंचना, और इसी वजह से नजरें उन पार्टियों पर टिक गई जो सीधे एनडीए में नहीं थी, लेकिन जिनका रुख पूरे खेल को बदल सकता था। सबसे ज्यादा चर्चा डीएमके को लेकर होने लगी, क्योंकि तमिलनाडु की ये पार्टी भले ही बीजेपी की विरोधी मानी जाती हो, लेकिन संसद के इस गणित में उसके सांसद बेहद महत्वपूर्ण थे। राजनीति के जानकार एक दिलचस्प बात कह रहे थे, जरूरी नहीं कि कोई पार्टी सरकार के पक्ष में वोट दे। कई बार सिर्फ वोटिंग से दूर रहना भी पूरे नतीजे को बदल देता है। अगर कुछ बड़े दल मतदान में हिस्सा ही ना लें तो सदन की प्रभावी संख्या कम हो जाती है, और जैसे ही प्रभावी संख्या कम होती है, बहुमत का आंकड़ा भी नीचे आ जाता है। यानी सरकार का रास्ता थोड़ा आसान हो सकता है। यही वजह थी कि हर किसी की नजर डीएमके के अगले कदम पर थी, लेकिन सिर्फ डीएमके ही नहीं, कई छोटे क्षेत्रीय दल भी अचानक महत्वपूर्ण हो गए। आम दिनों में जिन पार्टियों के 2, 3 या 5 सांसद ज्यादा चर्चा में नहीं आते, वही सांसद अब सरकार और विपक्ष दोनों के लिए अहम बन चुके हैं। क्योंकि जब बहुमत और हार के बीच सिर्फ कुछ सीटों का अंतर रह जाए, तब हर सांसद की कीमत बढ़ जाती। और यही कारण था कि दिल्ली में बैठकों, मुलाकातों और राजनीतिक अटकलों का दौर तेज हो गया। अब आने वाले समय में इस बात की पूरी संभावना है कि जो पहली हार हाथ लगी, वो जीत में तब्दील हो जाए। बाकी आपको क्या लगता है? आप कमेंट के माध्यम से अपना विचार जरूर रखें। नमस्कार।